नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जी के बैंक थिएटर यूट्यूब चैनल में। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 19वां लेक्चर है। इसमें हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, किससे आपके प्रश्न बनते हैं। उसके साथ साथ ही हम भारत में जो आपके प्रधानमंत्री के अलावा जो मंत्रिपरिषद है यानी कि मंत्रिमंडल है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम जानेंगे भारत में कौन से प्रधानमंत्री अभी तक रह चुके हैं, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान से पढ़ना इस क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपका किसी न किसी एग्जाम में इसका एक ना एक प्रश्न बन ही जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की। तो अनुच्छेद 74(1) यानी कि 74 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है, आपको देख पता होगा कि भारतीय संविधान में जो आपको सर्वोच्च जो पद बताया गया है संविधान के अनुसार वो राष्ट्रपति बताया गया है। अब उसकी सलाह के लिए कोई मंत्रिपरिषद तो होगा देश में चलाने के लिए, तो उसी मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है यानी कि जो प्रधान होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। यानी कि उसी मंत्रिपरिषद के द्वारा चुना जाता है वो व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो ये आपके 74 के 1 में आपका कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये आपका 75 में दिया गया है। सीधी सी बात आपसे पूछ लेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 में आपका क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, और जो अन्य जो होंगे मंत्री उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा राष्ट्रपति की सलाह पर। बात करें 91वें संविधान संशोधन 2003 यानी कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके 15% से अधिक आपकी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आप प्रश्न बन जाता है इसी पॉइंट से। अगला है अनुच्छेद 75(2). तो प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, ये आपका 75 के 2 में कहा गया है। ठीक है, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि उसके अंडर काम करेंगे। एक सीधी सी बात ये गई है। क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि संविधान में ही आपके राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में जो प्रधान है वो आपका प्रधानमंत्री है। 75(3) में कहा गया है आपका, इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होती है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है 75 का 3, यानी कि सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होगी। जैसे मान लीजिए हम किसी जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हम किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, अपने बॉस के प्रति होंगे। ठीक है, यानी कि उनको हम जवाबदेही करनी है हमें। तो जो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है वो किसकी होती है, तो लोकसभा की होती है। व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो राष्ट्रपति के प्रति होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। 75 के 4 में कहा गया है, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। आपका 75 के 4 में कहा गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति का चुनाव जीत जाता है और मंत्रियों द्वारा एक अपना नेता चुना जाता है जो कि प्रधानमंत्री बनेगा, तो उससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, तो पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला अनुच्छेद है 75 का 5। तो संसद के किसी भी गैर सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी संसद के सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। मान लीजिए ना वो लोकसभा का सदस्य है ना वो राज्यसभा का सदस्य है, और किसी पार्टी ने उसको अपना नेता चुन दिया कि ये प्रधानमंत्री होने वाला है, तो आने वाले 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, ये अनिवार्य है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 77 की बात करें 77 की, तो कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाती है। मान लीजिए आपने देखा होगा, यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत का कोई भी कार्य होता है तो किसके नाम से होता है, तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, क्योंकि संविधान में सर्वोच्च किसको बताया गया, तो राष्ट्रपति को बताया गया है। ठीक है, यानी कोई भी मुख्य, मान लीजिए पड़ोसी देश के साथ कोई समझौता होना है, किसी भी देश के साथ किसी भी तरीके का समझौता है, तो किसके नाम पर होगा, तो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा
मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यानी कि इसमें कहा गया है 78 में कि राष्ट्रपति को बताना होगा, मतलब राष्ट्रपति के पास खबर देनी होगी किसको, प्रधानमंत्री को, भाई हम ऐसे ऐसे कोई काम कर रहे हैं और इस तरीके की कोई भी मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसकी पूरी जानकारी आपको किसको देनी होगी, तो राष्ट्रपति को देनी होगी। ये 78 में कहा गया है, जो कि संविधान में उल्लिखित है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता है तो नहीं। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है, सीधी सी बात है, आप याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन इसमें कहा गया है, फॉर्मेलिटी है। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यताएं, यानी कि हमें पीएम बनने के लिए क्या क्या योग्यता रखनी होंगी। कोई व्यक्ति चाहता है भाई मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी होंगी, क्या क्या उसकी योग्यताएं होंगी, वो देखते हैं। पहली योग्यता है सबसे पहली कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक, विदेशी नागरिक प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कौन बनेगा, तो भारत का बनेगा। शपथ लेने के समय उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था, तो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, नहीं तो उसे अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री के लिए कोई जैसे राष्ट्रपति के लिए आपकी 35 वर्ष की आयु निर्धारित है मिनिमम, क्या ऐसा है प्रधानमंत्री में? तो नहीं है, क्योंकि 2 सदन है, दोनों सदनों की जो आयु की सीमा है मिनिमम वो अलग अलग है। राज्यसभा की 30 वर्ष है और लोकसभा की 25 वर्ष है, और दोनों ही सदनों से आपका प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो आपका संविधान में इस तरीके का कोई जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री की आयु न्यूनतम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में कि भारत में जो मंत्रिपरिषद, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है। ठीक है, तो उसको आप समझेंगे किस किस तरीके के आपके मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, बात की जाए कैबिनेट मंत्री तो ये एक तरह के आपके प्रमुख मंत्री होते हैं जो आपने देखे होंगे। जैसे अमित शाह भी आपके गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप ये जैसे रेलवे के आपके अश्विनी वैष्णव हैं। इसी तरीके से आपके जैसे रोड वाले हैं आपके नितिन गडकरी। ठीक है, ये परिवहन वाले। तो इस तरीके से जो आपके मेन जो होते हैं आपके मंत्रिमंडल, उसके जो प्रधान होते हैं वो आपका कैबिनेट मंत्री कहलाता है। 15 से 20 हैं आपके। तो कैबिनेट मंत्रियों की जो संख्या है वो 15 से 20 रहती है, जो मुख्य हैं। ठीक है, सूचना आयोग, ठीक है, सूचना आयोग एवं प्रसारण मंत्री, इसके अलावा महिला से संबंधित जितने मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, इस तरीके के जितने आपके हैं वो मुख्य होते हैं। उनकी सहायता के लिए आपके राज्य मंत्री, उप मंत्री बनाए जाते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद का मुख्य भाग या केंद्र होता है कौन, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख मैं बताऊं किस में किया गया, तो 352 में किया गया है। जब एक एग्जांपल देता हूँ, इंदिरा गांधी ने जब आपकी क्या लगाई थी, तो इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय आपका कोई प्रावधान नहीं था कि भाई मंत्रिपरिषद से आपको सलाह लेनी है या नहीं है। सीधे प्रधानमंत्री इमरजेंसी लगा सकता था राष्ट्रपति की सलाह से। तो राष्ट्रपति उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी की सत्ता होती है। तो उस तरीके से इंदिरा गांधी ने क्या किया, देश में इमरजेंसी लगा दी। लेकिन उसके बाद आपका अमेंडमेंट किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में कि अब जो इमरजेंसी लगेगी वो मंत्रिमंडल की सलाह से लगेगी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नीतियों के संबंध में कैबिनेट सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। ठीक है, जो कैबिनेट है आपका वो सर्वोच्च निकाय है आपके किसी भी सेक्टर के बारे में निर्णय लेने के लिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अलग मंत्री कैबिनेट मंत्री है, तो वो उस क्षेत्र का प्रधान है। स्वास्थ्य मंत्री, इसी तरीके से आपके हर विभाग का मंत्री है कैबिनेट मंत्री जो होता है मेन। आगे हम बात करेंगे राज्य मंत्री के बारे में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार और संलग्न कार्यालय। ठीक है, राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों के में तभी शामिल होते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है। जो आपकी कैबिनेट बैठक बनाई जाती है, आप सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में लाई या मंत्रिपरिषदों की मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, तो उसमें जो 15 से 20 जो मेन है हर विभाग के, उन्हीं को बुलाया जाता है। राज्य मंत्री जब बुलाए जाते हैं जब उनको आमंत्रित किया जाए। राज्य के संलग्न मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के उनके काम में सहायता करने में मदद करते हैं। सीधी सी बात आपकी ये सभी जितने मंत्री हैं बाद बाकी आपके कैबिनेट मंत्रियों को सहायता देते हैं। उप मंत्री की बात की जाए तो ये मंत्री स्वतंत्र नहीं होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों से संबंध होते हैं। ठीक है, ये सभी सहायता देने के लिए होते हैं आपके, चाहे राज्य मंत्री हो चाहे उप मंत्री। किसको देंगे, तो कैबिनेट मंत्री को, जो आपका हर विभाग का प्रमुख होता है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति का परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार। राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधिकार हैं, उसको हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने स्व विवेक का 2 स्थितियों में प्रयोग कर सकता है। यहाँ प्रयोग कर सकता है। कब कब कर सकता है, उन स्थितियों को हम जानते हैं
जब गठबंधन में लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो। मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपका राष्ट्रपति क्या करेगा? ऐसे मामलों में पीएम की नियुक्ति के 1 माह के भीतर लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई चुन भी जाता है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब जैसे वो है, तो उसके बाद उसको क्या करना होगा? तो 1 माह के भीतर लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। विश्वास मत क्या है? यानी कि वोटिंग की जाती है कि वास्तविकता में वो बहुमत लायक है कि नहीं। अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। उदाहरण जानते हैं, तो 1969 यानी कि 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, आप इसको जान लेते हैं। फिर उसके बाद जब विश्वास प्रस्ताव आया तो वो हार गए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगला हम जानते हैं दूसरी स्थिति, जब प्रधानमंत्री को का अपने कार्यकाल के दौरान अचानक निधन हो जाता है। कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान अगर उसका निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का उपयोग कर सकता है। तो क्या करेगा? उदाहरण 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये आपकी दूसरी स्थिति है जिसमें कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित आपके महत्वपूर्ण कुछ दो तथ्य हैं उनके बारे में, यानी कि कौन कौन प्रधानमंत्री आपके रहे हैं। तो सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं आपके वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, 1947 से लेकर 1964 तक, यानी कि लगभग 17 वर्ष तक ये रहे हैं। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? यानी कि जब आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उसके बाद गुलजारी लाल नंदा आपके प्रधानमंत्री बने थे। फिर जब लाल बहादुर शास्त्री चुने गए उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई, फिर आपके गुलजारी लाल नंदा बने, यानी कि 2 बार की कार्यवाहक अभी तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी आपके मोरारजी देसाई हैं जो कि इंदिरा गांधी के बाद बने थे। पहली बार कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री हारा था चुनाव, यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी, जिसके बाद गैर कांग्रेसी नेता आपके कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई। भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको प्राप्त है? तो मोरारजी देसाई को है। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और सबसे वरिष्ठ की बात की जाए, सबसे उम्र दराज, तो आपके मोरारजी देसाई थे। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव आपके दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे कौन थे? जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने तो वो आपकी इंदिरा गांधी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे अभी तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपके कौन बने? तो 1947 से 1964 के बीच आपके जवाहरलाल नेहरू बने। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई तो गुलजारी लाल नंदा मई 1964 में आपके प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर। फिर इसके बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री चुने जाते हैं जो 1964 से 1966 के बीच रहते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद फिर दोबारा से आपके गुलजारी लाल नंदा जनवरी 1966 में फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं कार्यवाहक। इनके बाद फिर चुनाव होता है तो 1966 से 1977 तक आपके 11 वर्ष तक आपकी कौन रहती है? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हैं। इंदिरा गांधी के बाद जो गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री थे वो आपके बने मोरारजी देसाई 1977 से 1969। इनके बाद 1969 से 1980 के बीच में आपके 79 से 1980 के बीच में आपके चौधरी चरण सिंह आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इसके बाद फिर चुनाव होते हैं 1980 से 1984 के बीच इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री बनती हैं और 1984 में इनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद इनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं जो कि 1984 से लेकर 1989 तक आपके प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 के बीच में आपके प्रधानमंत्री रहे जब इनकी हत्या हो जाती है। इनके बाद आपके प्रधानमंत्री बनते हैं 1990 से 91 के बीच चंद्रशेखर, ठीक है, जो बलिया के थे। इसके बाद आपके पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं 1991 से 1996 के बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं मई 1996 और इसी वर्ष ये अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते और इनको इस्तीफा देना पड़ता है। HD देवगौड़ा बनते हैं 1996 से लेकर 1997 के बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बाद बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल यानी कि IK गुजराल 1997 से लेकर 1998 के बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर बहुमत में आते हैं और 1998 से लेकर 2004 तक यानी कि पूरे समय तक आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आती है और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 के बीच प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद आपके जो वर्तमान में अभी मौजूद है नरेंद्र मोदी, ये 2014 में फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं और 2014 से लेकर अभी तक ये आपके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये अब तक के जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में हम जान लिया। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। उसे एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला।
तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद में बोलने के लिए नहीं जा पाए, यानी कि बहुत ही जल्दी इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आगे हम बात करेंगे संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा फहराने की जिम्मेदारी होती है वो भारत के प्रधानमंत्री पर होती है। तो ये कहाँ पर फैलाते हैं, तो लाल किला में फैलाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। तो पद पर रहते हुए आपके 3 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई। कौन, सबसे पहले आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपके लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। नहीं, मेरे ख्याल से 4 होंगे, क्योंकि आपके राजीव गांधी भी आपके पद पर रहते हुए ही इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, राजीव गांधी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदयुक्ति की कौन विवेचित करता है, तो अनुच्छेद 75 करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है, यानी कि आपको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन से सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहले आपके जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद आपके कौन आएंगे, तो इंदिरा गांधी आ जाएंगी, इंदिरा गांधी के बाद कौन आएंगे, तो आपके मोरारजी देसाई आएंगे, फिर आपके चौधरी चरण सिंह आएंगे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 75 आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो पी.वी. नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो किसने ली थी, तो गुलजारी लाल नंदा आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय पर कौन आसीन रहा। तो जवाहरलाल नेहरू आपके 17 वर्ष तक रहे, सबसे सर्वाधिक समय तक ये प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हमने देखा, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको भी हमने देख लिया। आशा करते हुए आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अपने चैनल जी के बैंक डेटा को सब्सक्राइब कीजिए, और जो प्यार बना रहे हैं उसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।